हेलो मैम, वेलकम टू मेंटल इंडिया पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। तो मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम नेहा है, नेहा कश्यप। और मेरा एजुकेशन, आई एम अकेवियन, मेरा एजुकेशन टिल मैट्रिकुलेशन यहाँ से ही हुआ है। उसके बाद मैंने जूनियर इंजीनियरिंग करी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम से। आफ्टर दैट आई गॉट सेलेक्टेड इन द सी एट टायर्स थ्रू प्लेसमेंट। और नागपुर में कुछ दिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया। बट वहाँ की लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी, तो दैट्स वाई आई ट्राई टू स्विच माई लाइफ स्टाइल। एंड मेरे फादर ने मुझे बोला दैट जॉब इज़ एक्चुअली सीकिंग यू टूवर्ड्स अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो मैंने टीचिंग प्रोफेशन के लिए BHU चूज़ किया, जहाँ पे मैंने फॉर्म भरा। मेरिट लिस्ट में मेरा पहला नाम आया, जिसमें मैंने ग्रेजुएशन किया। आफ्टर दैट आई परस्यूटेड माई B.Ed फ्रॉम वेस्ट सिंहभूम। और फिर इसके बाद से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ आफ्टर क्वालिफाइंग माई सीटर। आपने ECE से इंजीनियरिंग की है, तो फिर आपने टीचर फील्ड क्यों चुना? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो स्ट्रीम है, इसमें मैं PCB पे वर्क करती थी पहले, ठीक है। PCB से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और इसमें जब मेरा पहला प्लेसमेंट हुआ था, तो आई वेंट आफ्टर दैट आफ्टर द मेट्रिकुलेशन, ओके। एंड दैट वाज माय फादर्स डिसीजन, ओके, क्योंकि उन्होंने मुझे बिना बताए फॉर्म फिलअप किया था। और मुझे बाद में इस बात की पता लगी कि आई हैव टू मूव ऑन टुवर्ड्स द जमशेदपुर, ओके। तो वो मेरा खुद का एक तरह से नहीं डिसीजन नहीं था। यस, आई ऑलवेज वांट टू बी अ टीचर सिंस चाइल्डहुड। तो जब ये बात पापा को पता लगी, तो ही ऑल्सो रिग्रेटेड कि ओके, चाइल्ड को अपने हिसाब से करने देना चाहिए। एंड आफ्टर दैट आई चोज माई पाथ, और मैंने वही परस्यू किया और अभी भी वही कर रही हूँ। आप कितनी फैमिली ओरिएंटेड हैं? बहुत ही सुंदर सवाल। मैं इतनी फैमिली ओरिएंटेड हूँ कि मेरा एक ग्रेटर नोएडा में मल्टी इंटरनेशनल स्कूल्स में एक सिलेक्शन हुआ था, जिसकी ज्वाइनिंग लेटर है मेरे पास अभी भी। लेकिन जैसे कि आपने पूछा मैं कितनी फैमिली ओरिएंटेड हूँ, तो मैं आपको ये बता दूँ कि आई वॉज स्टिल 14 ईयर्स मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी, ठीक है। मुझे तब तक पता भी नहीं था कि हु वॉज माई ओरिजिनल मदर एंड फादर, ठीक है। तो आफ्टर दैट व्हाट हैपन कि आई मूव्ड ऑन आउटसाइड, और वो भी पढ़ने के लिए फॉर एकेडमिक पर्पस। जब बाद में मुझे ये पता लगी कि फैमिली इज़ एवरीथिंग, मुझे पहले भी पता थी ये चीज़ें, लेकिन जब एक लड़कियों के लिए क्या होता है ना, लेटर दे हैव टू मूव समवेयर एल्स, ओके। बट आई एम स्टिल हियर आफ्टर दैट ज्वाइनिंग लेटर एट ग्रेटर नोएडा। लोग मुझे बोलते भी है कि यू शुड बी आउटसाइड समवेयर, ओके। बट मतलब फॉर कैरी फर्दर योर ड्रीम्स टुवर्ड द हायर डायरेक्शन। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज़ द वे आई कैन जस्ट बी हियर ऑल्सो एंड विद माई फैमिली आफ्टर लुकिंग देम, एंड लुक आफ्टर करने के बाद भी मैं अपना ड्रीम परस्यू कर सकती हूँ। आप लाइफ को किस पर्सपेक्टिव से देखती हैं? लाइफ को देखने का सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है। अर्लियर आई यूज टू बी अ वेरी फन मोड, जॉली मोड यू कैन से। और मैं लाइफ को इस पर्सपेक्टिव से देखती हूँ जहाँ कि आप अपनी लाइफ को खुल के जी सकते हो। बिकॉज आई सॉ लॉट्स ऑफ पीपल इन माई लाइफ। देयर वॉज माई बेस्ट फ्रेंड इन द स्कूल टाइम, हर नेम इज सोनल, एंड सी इज़ नो मोर राइट नाउ, जिसके बारे में मेरे मदर फादर बोलते थे कि सी विल बी अ डॉक्टर वन डे, ओके। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी लाइफ में खोया है। माई बूवी हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ओके। माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी सब, जिसका कि मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था कि कल तक, ठीक है, और आज मैंने उनको खो दिया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है अनटिल एंड अनलेस यू आर हियर इन दिस वर्ल्ड, यू शुड एन्जॉय योर लाइफ एवरी डे। और एक टीचर जो है वो मल्टीपर्पज़ होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, तो दे शुड बी इन एवरी फील्ड, एवरी डायरेक्शन, सब कुछ आना चाहिए उन्हें। आपको हिंदी लैंग्वेज भी आती है, इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है, और आप क्योंकि जैसा आपने अभी बोल रहे हैं, तो आपको झारखंड की कुछ लैंग्वेज आती है, जैसे झारखंड में यूज़ होता है, तो उससे कुछ बोल के दिखाएं। हाँ, झारखंड की भी बहुत सारी लैंग्वेज आती है। और चूँकि मैं बहुत जगह पे रह चुकी हूँ, जैसे जमशेदपुर हो गया, तो जमशेदपुर, वेस्ट सिंहभूम, चाईबासा हो गया, तो ऐसे जगह पे मैं इन लोगों के बीच भी रही हूँ। तो मुझे एक्चुअली झारखंडी में संथाली, ओके, हो, मुंडा, इन लोगों के बीच में भी रहना हुआ है, तो संथाली डांस भी आती है। और जैसे हिजू में बांग बुजू करना, दिस इज अ संथाली वर्ड यू कैन से, ओके। बांग बुजू करना में समझ में आया।
पंजाबी, ओके, पंजाबी ऑल्सो आई नो, जैसे तेनू पंजाबी आती है, ओके, होर 10 मुंडिया, okay, and Bengali also, Bengali also I speak because I always been between them, okay, and अभी भी मैं एक कलीग्स के साथ रहती हूँ, ऐसे 2-3 कलीग्स हैं हमारे स्कूल में भी जो बंगाली हैं और बंगाल से ही आते हैं, तो उन लोग के बीच भी रहना हुआ है। मुझे मगही आती है और मैथिली आती है और अंगिका आती है, तो आई कैन स्पीक लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस। थैंक यू। संस्कृत भी। आपको इतनी सारी लैंग्वेज आती है तो इसका एडवांटेज क्या क्या है? बहुत अच्छा एडवांटेज है। इसका एडवांटेज ये है, जो कि मैं बनारस में रही हूँ तो भोजपुरी भी आती थी, तो जब मैं उन लोग के बीच रह के भोजपुरी का यूज़ करती थी तो उन्हें अपनापन फील होता है। जब आप कहीं जाकर किसी लोकलाइट्स में लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हो, दे कैन रिलेट यू एज योर ओन पीपल, तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपके अपने लोग हैं खुद के, और वो आपको पराया महसूस नहीं कराएंगे। और फिर जनरली क्या होता है ना कि हम जब लोगों से घुलते मिलते हैं तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग आपके जल्दी क्लोज आ जाएंगे जब आप ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करते हो। लैंग्वेज इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग इफ़ यू आर जस्ट लर्निंग दैट ऑन डेली बेसिस, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, दैट विल बी वेरी यूज़फुल टू यू, और उससे आप लोगों को जल्दी अपने क्लोज लाने में और मतलब उनको समझने में, अंडरस्टैंड करने में, और वो भी आपसे बहुत प्यार और अटैच्ड फील करेंगे, ऐसा लगता है मुझे। आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? और इसके पीछे क्या रीज़न है? आई वॉज अ नॉन वेजिटेरियन, ओके, मैं पहले नॉन वेजिटेरियन थी और लेटर ऑन आई बिकम अ वेजिटेरियन, ठीक है। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत बोला कि जो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो उस तरह की नहीं होती है जैसे नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स की होती है या फिर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी होती है। उनका आप टीथ भी देखो तो वो इंसीजर्स वगैरह बहुत साफ़ होता है ना, तो हमें वैसा भगवान ने बनाया ही नहीं है कि हम नॉनवेज का सेवन करें। बट जब हम बड़े होते हैं तो जो हम 5 साल पहले थे वो हम आज नहीं हैं, जो हम आने वाले 5 साल में रहेंगे वो हम अभी नहीं हैं। तो हमेशा हर इंसान बदलता है वक्त के साथ। तो हमारे लाइफ में मुझे बदलने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है प्रेमानंद महाराज जी का, जिनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि उनकी बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट आई और उसमें लोगों ने कुछ कुछ पर्सपेक्टिव को चूज़ करके अपने लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश की। उसमें मेरी एक बहुत ही फेवरेट लाइन थी, दैट वाज कि हमारा जो सेंस ऑर्गन है, हमारा सेंस ऑर्गन जो है, जैसे हम मान लीजिए कि फ्रूट मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, तो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। फ्रूट मार्केट में क्या होता है कि हमें आँखों को देखने में भी अच्छा लगता है कलरफुल फ्रूट्स, स्मेल करने भी अच्छा लगता है, आप उसको रॉ भी खा सकते हो, है ना। लेकिन आप जब फिश मार्केट जाओगे, मीट मार्केट जाओगे, वहाँ आप सबसे पहले वो चीख बर्दाश्त नहीं कर सकते, कान बंद कर लोगे, आँखों को भी अच्छा नहीं लगेगा करते हुए देखना, स्किन से भी आप वो ब्लड टच नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट वॉच दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ों को सेंस ऑर्गन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे। एंड फ्रॉम दैट डे पता नहीं मेरे अंदर क्या चेंजेस आई, अगर मेरे सामने भी कोई बैठ के खा रहा है तो इट विल नॉट इंस्पायर मी कि मैं उसको खाऊं, या फिर ऐसा कि सलाइवा आ रहा है मेरे माउथ में, नथिंग गोना हैपन। तो ये मैंने अंदर से अपने मन से छोड़ा है। आपकी सोसाइटी को लेकर आपका थॉट क्या है? मेरी सोसाइटी को लेके ये थॉट है कि लोगों को अब ऊपर सोचने की ज़रूरत है थोड़ा। मीन्स लोग अभी भी बहुत डाउनवर्ड सोचते हैं, और मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिकली अगर मेरा सोसाइटी को लेके ये है कि मैं समाज में कास्टिज़्म में बिलीव नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है सारे कास्ट और सारे रिलीजन को साथ लेके चलना चाहिए। और मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, अगर लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, जैसे मैं कल की कमेंट्स बताऊँ आपको, लोगों ने बताया कि यू शुड वॉच केरला स्टोरी, ओके, तो ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, आई विल नॉट कमेंट ओवर दैट, आई विल गो सो फार टुवर्ड्स इट, ओके, बिकॉज उस पर अगर मैं जाऊँगी तो फिर वो डिस्कशन बहुत लॉन्ग जाएगा। मैं सिंपली ये बोलना चाहती हूँ कि सारे धर्म, सारे संप्रदाय के लोग जब हमारे देश में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, पास मोहल्ले में रहते हैं, जब वो हमारा होली मना सकते हैं, हम उनका ईद मना सकते हैं, ठीक है, और मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में भी हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है, ये कंट्रोवर्सी ना बन जाए कहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सबको लेके चल रहे हैं तो यही एक सच्चे भारत की पहचान है, सच्ची सोसाइटी की पहचान है, जहाँ पे कि हमने बचपन में ये पढ़ा था कि काले गोरे से भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। तो फिर आज हम ये बड़े होने के बाद इतने पॉलिटिकल रीज़न और कंट्रोवर्शियल रीज़न की वजह से सब भूल क्यों जाते हैं, पता नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है जितने ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग, उतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी और लाइफ में उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो जितने बच्चे होते हैं लोग, उतने बच्चे मन के सच्चे। बच्चों के अंदर देखिए क्लासेस में भेद नहीं होता कि तो मुस्लिम है वो हिंदू है ना। तो
आई थिंक दैट एवरीवन शुड बी लाइक ऑल टुगेदर, और सब अच्छे। मेरी सोसाइटी को लेके यही पर्सपेक्टिव है, एनीथिंग एल्स। आपके स्टूडेंट्स अगर कोई अपने घर के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो आप उनको कैसे हैंडल करती हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन, थैंक यू। एक्चुअली मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों का जो भी घर में प्रॉब्लम्स है, ऐसे तो बहुत सारे टीचर्स भी कम होते हैं जो टीचर को अपनी प्रॉब्लम्स बच्चे बताने में बताते हैं, क्योंकि वो उसी को बताते हैं जिससे लगता है कि नहीं आई कैन बी फ्रेंडली और ये समझेंगे मुझे। आप क्या होता है कि जब गार्जियन के पास जाते हो आपको लगेगा कि नहीं मुझे कहीं जाना है ट्रिप पे, मम्मा प्लीज़ लेट मी गो देयर, ओके, तो दे विल डिनाई यू कि नहीं आपको नहीं जाना है जल्दी अभी ऐसे कहीं भी, ठीक है। तो अगर आपको बार बार डिनाइल मिल रहा है तो आप नहीं जाओगे अपने पेरेंट्स से पूछने के लिए कि हाँ कि हमेशा डिनाइल ही मिलता है तो वहाँ पूछ के होना कुछ नहीं है। वैसे में ही टीचर्स को लेके भी बच्चे अपने अंदर एक परसेप्शन बना लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास आए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को मैंने डेल्ट किया है। तो उसमें से एक लड़की थी जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी जस्ट बिकॉज शी इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड आई एम सो मच फॉन्ड ऑफ हर, और वो बहुत प्यार से हमें समझती हैं। तो वो लड़की जो थी उनके मदर फादर का बहुत फाइट होता है, तो दे आर ऑलमोस्ट गोइंग टू बी गेट डिवोर्स, ओके। इतनी फाइट होती है कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ही केम टू मी, मैम आई कांट कंसंट्रेट, मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, दिन रात ये लड़ते हैं और उनका आपस में बनता नहीं है। तो व्हेन आई हर्ड दिस आई वाज रियली लाइक कि ये कैसा हो रहा है एंड हाउ शी इज टैकलिंग दैट सिचुएशन, वो समझ में नहीं आ रही थी मेरी। और मैं इस चीज़ को लेके सप्तों तक मतलब हेडेक में थी कि हाउ वेल मैनेज, मैं क्या करूँ। ऐसे में मेरे को जजमेंट नहीं मिल रहा था कि मैं क्या करूँ ऐसा जो जस्टिफाई हो इस बंदी के साथ। मुझे सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा था। इसे मैं अपने घर में रख नहीं सकती अपने पेरेंट्स से दूर, है ना, क्योंकि जहाँ पेरेंट्स की नहीं बन रही है वहाँ पेरेंट्स तो मुझे देंगे नहीं परमिशन कि आप अपने साथ ले जाओ। दूसरी चीज़ कि वो घर के इन्वायरमेंट को टैकल नहीं कर पा रही थी, पढ़ाई में उसका मन लगता नहीं था, कुछ याद होता नहीं था उससे। ऐसे सिचुएशन से टैकल करने के लिए उसको स्कूल में प्यार देना स्टार्ट किया। स्कूल में जब टीचर से प्यार मिलने लगा तो वो घर में भी एकांत ढूंढ ली और उसके बाद उनसे पढ़ाई भी होने लगी एंड शी रियली डिड वेरी नाइस इन दिस एग्जामिनेशन फाइनल सेमेस्टर। दैट्स ग्रेट। आप स्कूल में स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करती हैं? स्कूल में स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको प्यार दो। जैसे कि अभी बहुत कुछ आ गया है ना, जैसे कि आप देख लो कि पॉस्को आ गया है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी टीचर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ही बच्चों को डील कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ऊपर से हायर अथॉरिटी से ही ये मिल गया है परमिशन कि आप बच्चों को मार नहीं सकती हैं और आप बच्चों को छू नहीं सकती हैं। कितने सारे ऐसे गार्जियन आएंगे जो बोलेंगे मेरे बच्चों को तो मार के एकदम आप स्किन निकाल दो, और कुछ गार्जियन आएंगे जो बोलेंगे आपने मेरे बच्चों को छुआ कैसे, स्क्रैचेस कहाँ से आया। वो फ़ोटो खींच लेते हैं और फिर जाएंगे हमारे जो फादर है उनके पास, प्रिंसिपल के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि ये देखिए ये रहा एविडेंस, ये रहा सबूत। ऐसे मारते हैं बच्चों को। तो जो मारते हैं उनको ऐसे बेसिस में प्रॉब्लम है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने बच्चों से हमेशा प्यार से डील किया है और बच्चों को ऐसा लगता है कि ये प्यार से पढ़ाती हैं, दैट्स वाई। एंड यू विल नॉट बिलीव, बच्चे घर पे भी नाम लेते हैं, बच्चों का फ़ोन आता है, उनके गार्जियन का कॉल आता है कि नेहा मैम बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार से पढ़ाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जितना मार से नहीं उतना प्यार से पढ़ते हैं, तो अगर आप प्यार से पढ़ाओ तो बच्चों से अच्छी डील हो जाती है। एक टीचर्स के रूप में आपका अप्रोच क्या होता है स्टूडेंट्स के लिए? एक टीचर्स के रूप में मेरा ये अप्रोच है कि बच्चे कितने हद तक किसी भी क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। अगर वो बच्चे क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि गलती बच्चों में नहीं है, क्योंकि आजकल कोई भी बच्चे ब्लैंक नहीं हुए। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर को समझाने नहीं आ रहा है, तभी वो नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि आजकल आप देखेंगे, अगर हमारे यहाँ पे एक टीचर आए थे बहुत पहले, तो उनका जो मतलब समझाने का तरीका था वो एक सम्स को 4 तरीके से समझा सकते थे। तो अब जैसे मेरा ही खुद का भाई भी जो है वो भी जब सम सॉल्व करता है तो वो भी एक तरीके को 4 तरीके से समझाता है। हमारा अगर सम अप है, सम्स को वो 4 प्रोसेस में समझा सकता है। अब अगर आप मेरी बात करेंगे तो हम जैसे सब्जेक्ट है मेरा इंग्लिश है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, तो आप देखिए कि अगर कोई भी इंस्टेंसेस से बच्चों को समझ में नहीं आता तो हम दूसरे इंस्टेंसेस का सहारा लेंगे। सपोज बच्चों को अगर डेमोक्रेसी समझ में नहीं आ रही है तो हम बच्चों को बहुत ही इनिशियल स्टेज पे समझाएंगे डेमोक्रेसी। जैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं कि एक क्लास मॉनिटर है और क्लास मॉनिटर जो है वो कैसे डील करता है
मतलब हमारे जो स्कूल में जो क्लास मॉनिटर्स हैं उसके ऊपर टीचर्स हैं, उसके ऊपर जो एज अ गवर्नर यू कैन से दैट हमारे हेड ऑफ द स्कूल है, तो वो जो है कैसे डील करते हैं, वो कैसे सारे टीचर्स से सब कुछ पूछते हैं। अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो फेडरलिज्म में भी हम ये देखेंगे कि जैसे 3 टायर होते हैं, तो हमारा स्कूल भी रन करता है 3 टायर्स में, है ना, कि प्रिंसिपल जो है वो टीचर्स को सजेशन देते हैं, टीचर्स जो है वो मॉनिटर को देते हैं, मॉनिटर जो है वो क्लास के स्टूडेंट्स को देते हैं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि एक प्रिंसिपल के लिए हायर अथॉरिटी के लिए कि वो सारी क्लासेस में जाए और देखे। तो ये फेडरलिज्म को समझाने का सबसे इनिशियल स्टेज पे एक बहुत अच्छा इंस्टेंसेस था। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो इस बेसिस पर पढ़ाइए कि बच्चों की समझ में आए, और ये मेरा अप्रोच है कि आप उनको सही तरीके से समझिए, उनकी समझ तक समझने की कोशिश कीजिए कि वो कहाँ तक उनकी अंडरस्टैंडिंग है, और वो कहाँ तक ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके, आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करके कैसे उसको हायर लेवल तक पहुँचा सकते हैं। तो ये मेरा अप्रोच है। थैंक यू। जो लड़की अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ बहुत बचपन से, और घर की बड़ी बेटी होने के नाते बहुत बचपन से ही रिस्पॉन्सिबल हो गई मैं। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ओपन प्लेटर में सब कुछ वैसा नहीं मिला कभी, और आई नेवर गॉट फीड बाय अ सिल्वर स्पून, ओके। तो एक लड़कियों को हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिकॉज वंस यू विल गेट मैरिड आइदर सी विल बी एडुकेटेड और नॉट एडुकेटेड, वो सर्विस में हो चाहे ना हो, शादी होनी है सबकी एक ना एक दिन, और वी नेवर नो डेट विच टाइप ऑफ लाइफ पार्टनर विल गेट, ओके। तो बहुत सारे आजकल केसेस आ रहे हैं, यू कैन सी दैट डोमेस्टिक वायलेंस और जलाना मार देना ऐसी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें बहुत दहला देती है दिल को। स्टिल आई एम अनमैरिड एंड स्टिल आई एम थिंकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग कि पता नहीं, नोबडी नोज द फ्यूचर व्हाट गोना हैपन। तो ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, खुद के पैसे होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वक्त के बाद खुद के पेरेंट्स और रिलेटिव्स और बहुत लोग आपको एक जब एज हो जाती है तो आपको ये बोलना स्टार्ट कर देंगे दैट व्हाट यू हैव अचीव्ड इन द लाइफ इफ़ यू डोंट हैव योर ओन मनी। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पीपल विल जज मी ऑल्सो, बट आई गेस कि उनको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये भी बोलती हूँ क्लास में बच्चों को कि जैसे इट्स बेटर टू क्राई इन मालदीव्स, ओके, रेदर देन सिटिंग इन अ हट, ओके। ये जो लोग बोलते हैं ना कि हम गरीब हैं बट हम बहुत खुश हैं, कैसे कोई खुश रह सकता है, मेरे को समझ में नहीं आता। मीन्स अभी गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, सपोज कितना प्रॉब्लम चल रहा है, किल्लत चल रहा है, तो क्या बोलेंगे कि हम लकड़ी में जला लेंगे और हम खुश हैं। कैंपेनिंग में गई थी मैं, ठीक है, एक बार परिमल कुमार ठाकुर जो JLKM से थे, मेरे मौसा जी विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे, तो उस समय कैंपेनिंग में जब गई थी तो गांव जाती थी। एक गांव गई थी मैं धमसाए के पास, वहाँ पे ना लगभग 80% लोग काला चश्मा पहने होते, मोतियाबिंद का। सी नेवर नोटिस्ड कि वो क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है, बट आई नोटिस्ड एंड आई आस्क्ड कि ये क्या हुआ, ये क्यों ऐसे है इस गांव में सब कोई। तो इस गांव में तो गैस उज्ज्वला योजना का कोई समाधान ही नहीं है, गैस पहुंचता ही नहीं है, LPG है ही नहीं हमारे पास, हम लकड़ी में खाना बनाते हैं, धुआं से ऐसा हुआ है और आंखों में सबके चश्मा लगा हुआ है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत खराब लगा सुन के। तो कैसे कोई खुश रह सकता है ऐसे में, जब तक कि आपका लाइफ फैसिलिटीज, आपका एजुकेशन नहीं मिल रहा है, आपको सही सोचिए बेसिक नीड आपका पूरा नहीं हो रहा है, कि आपको गैस नहीं मिल रहा है ढंग से, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप खुश हैं लाइफ में। हम रो लेंगे कहाँ, मालदीव्स में बैठ के यहाँ नहीं बैठ के रो सकते हैं वो। आपके हिसाब से एक गुड स्टूडेंट्स की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वो तो बोलते हैं कि गुड स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉटी नहीं हो सकते, गुड स्टूडेंट जो है वो अगर वो बात कर रहे हैं इज़ वेरी टॉकेटिव इन द क्लास तो गुड स्टूडेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स शुड बी ऑलवेज आस्किंग द क्वेश्चंस, ओके। उनके मन में ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा सवाल रेस करते रहे। अगर हम उसे स्टॉप करेंगे ना वहाँ पे, तो वो फिर हमेशा के लिए स्टॉप हो जाएगा, उसके मन में डर हो जाएगा कि व्हेनेवर आई एम आस्किंग द क्वेश्चन टीचर स्टॉपिंग मी, तो डैट मीन्स कि नो नीड ऑफ आस्किंग एनीथिंग। तो ऐसे भी होता है, और आप देखेंगे कि कभी बच्चों को बचपन में वैसे टीचर्स मिल जाते हैं कि कुछ सवाल कर दिया तो उसने डांट दिया, तो उनके डांटने की वजह से फिर बच्चे कभी कोई सवाल नहीं करते। तो उनको सवाल रेस करना चाहिए, जितना ज़्यादा वो सवाल कर रहे हैं इसका मतलब वो उतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं। मेरे लिए एक एक्टिव स्टूडेंट क्लास में इज़ ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट, जस्ट अ एक्टिव स्टूडेंट। इट्स नॉट लाइक अ रैंकर की फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर, इट्स नॉट अबाउट दैट। कोई अगर 5 नंबर पीछे आ रहा है और वो 10th रैंक पे है, तो आई डोंट थिंक सो कि इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट। हमारे स्कूल में 60-70 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है,
अब उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चा फर्स्ट आए, तो अगर कोई परसेंटेज में भी अबव द डिस्टिंक्शन ला रहा है तो इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड ही इज़ अ एडोरेबल एंड एडमायरर फॉर मी। थैंक यू। एक लड़की अपना स्ट्रेस, अपना प्रेशर कैसे हैंडल करती है? बहुत तरीके से, हमारे पास तो बहुत सारा रीजंस है अपना स्ट्रेस और प्रेशर हैंडल करने के लिए। आई डोंट थिंक सो मैं जल्दी स्ट्रेस में जाती हूँ। हाँ, अगर मैं जाती भी हूँ कभी, तो बहुत लंबा नहीं जाती हूँ, क्योंकि आई एम सेल्फ ऑब्सेस पर्सन। फर्स्ट थिंग, आई लव माई सेल्फ। जो इंसान खुद से बहुत प्यार करेगा वो कभी स्ट्रेस में नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ कि मैं अपना खुद खुश रहने का रीज़न ढूंढ लेती हूँ। आई हैव अ फ्रेंड ऑफ सर्कल ऑफ फ्रेंड, जिसमें कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिससे मेरी एनर्जी और वाइब्स मैच करती है। तो आई ऑलवेज यूज टू मीट देम। आई रीड बुक समटाइम्स एंड आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग। तो मैं अपना स्ट्रेस कभी कुछ अच्छा बना के खा लिया, एंड yes, this is true. And coffee is also a very big stress reliever. कॉफ़ी जाके पी लिया या बना के पी लिया, दोस्तों से मिल ली, नहीं कोई तो फिर बस बेस्ट फ्रेंड को पकड़ा या कोई कलीग को पकड़ा और फ़ोन कर लिया, तो ढेर सारी बातें हो गई, तो स्ट्रेस हमेशा रिलीव हो जाता है। और टीचर को सोचना नहीं पड़ता कि स्ट्रेस कैसे, आज का दिन अगर बुरा गया, बहुत बुरा भी गया ना, तो ज़रूरी नहीं है कि कल का दिन बुरा जाएगा। कल आप ऐसे 10 लोगों से ज़रूर मिल लोगे, 10 गार्जियन या 10 टीचर्स या ऐसे बच्चों से, जो कि आपके मूड को रिफ्रेशन अप कर देगा। वो हमारा हर दिन अलग अलग होता है। आपके लाइफ का आज तक का सबसे फनी मोमेंट क्या है? मेरी लाइफ में इतने सारी फनी मोमेंट्स है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो बचपन में याद आते हैं तो बहुत हंसी आती है। जैसे कि हमारे कुछ स्कूल्स के मोमेंट्स हैं। फनी मोमेंट्स ये है कि हमारे स्कूल्स के मोमेंट्स हैं, मैंने एक दो लड़कों पे हाथ उठाया है बचपन में, ठीक है, तो वो अभी याद करती है तो हंसी आ जाती है बहुत ज़्यादा। दैट वाज नॉट द फनी मोमेंट फॉर मी एट दैट टाइम। वो बहुत ही सीरियस मोमेंट था एक्चुअली मेरे लिए, क्योंकि हमारे एक संस्कृत के टीचर थे, सिन्हा सर, जो अभी रिटायर हो गए, वो वाइस प्रिंसिपल थे, और उनकी वजह से ही मैंने संस्कृत में बहुत ज़्यादा रुझान आया मेरा और इन्फ्लुएंस हुई मैं कि मैं संस्कृत लूँगी। इट वॉज 10 CGPA इन माई मेट्रिकुलेशन। और उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया था क्लोथ पे, जो क्लोथिंग पे ऐसे पेंट से लिखना था। दैट वॉज अहम आवाम वयम आमाम आसमान, यू माइट हैव स्टडीड। तो वो जो है वो संस्कृत में मेरे ही प्रोजेक्ट से लेके क्लासरूम में पढ़ाया करते थे। और मुझे अभी भी याद है, इफ़ आई कैन रिमेंबर, कि उस मोमेंट के बाद क्लास में बॉयज़ को बहुत जेलसी हुई थी। उसमें से देयर वाज अ बॉय, आई वुड नॉट टेक हिज नेम, उन्होंने ब्लेड लेके पूरे प्रोजेक्ट को कट कर दिया था और मुझे पता चली थी, और मैं आई जस्ट गॉट द नेम एंड आई स्लैप्ड हिम। बहुत लंबा था मेरे से, मैंने जंप करके मारा था उससे तो इसलिए मुझे हंसी आती है, क्योंकि वॉज अ वेरी टॉल बॉय एंड मैंने उसे जंप करके मारा था। तो उसने क्या करा था, ही वॉज अ वेरी गुड, यू कैन से वेरी गुड एट कंप्यूटर। उसने बाद में बहुत अच्छे गेम्स भी बनाए और उसे बहुत ही अच्छा अर्निंग हुआ इन लैक्स एंड लैक्स। ओके, एंड ही वॉज वेरी गुड एट कंप्यूटर। तो इतने अच्छे गेम्स बनाए कि बस पैसे ही पैसे छापे। हिज नेम, तो आई विल डेफिनेटली नॉट टेक हिज नेम ऑल्सो। तो वो जो बंदा है, उसने क्या करा था, वो मेरे घर पे आया और वो मेरे भाई का फ्रेंड था, और उसने मेरा कंप्यूटर यूज़ किया और उसने कंप्यूटर में बहुत सारे वायरसेस डाल दिए और मेरा पूरा करप्ट कर गया। फाइल जितना भी मैंने एग्जाम पर्पसेस के लिए जितने भी प्रोजेक्ट बनाए थे, सब करप्ट कर गया। मैंने दूसरे दिन जाके उसे फिर स्कूल में कॉरिडोर में थप्पड़ मारा कस के, और यू वॉन्ट बिलीव, उस दोनों बंदे को याद है कि मैंने उसे थप्पड़ मारा है, क्योंकि आफ्टर डिकेड जब मैं 10 साल के बाद मिली तो वो मुझे कह रहे हैं कि क्या बात पकड़ के बैठी हो। बात पकड़ के मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं तो भूल गई थी। उसको अच्छे से याद है वो थप्पड़, शायद इसलिए अभी भी भूल नहीं पाया। तो दिस वॉज रियली वेरी फनी मोमेंट फॉर मी। ओके। आपको जब गुस्सा आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करती है? मारपीट समथिंग? नहीं, जब गुस्सा आता है मुझे तो मैं पहले बैठती हूँ, रिलीव होती हूँ थोड़ा सा, और मारपीट नहीं करती हूँ, बट मेरी थोड़ी सी आदत है स्कोल्ड करने की, बच्चों को कुछ ऐसा बोलने की वो जाके उसके दिल पे लगे थोड़ा, जो कि पता नहीं कहाँ तक सही है और गलत है, आई डोंट नो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जैसे मैं प्रीवियस अभी कुछ दिन पहले का एक इंसिडेंट बता रही हूँ आपको। गुस्से में मैंने अभी जैसे इन न्यू सेशन आई बिकम द क्लास टीचर ऑफ न्यू क्लास, तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि मेरे पहले वाले बच्चे बहुत अच्छे थे, दे यूज्ड टू डू एवरीथिंग, तुम लोग बहुत बदमाश हो, ठीक है। और जैसे ही मैंने जाके ये अपने प्रीवियस क्लासेस के बच्चे को बताई, लास्ट ईयर जो मैं जहाँ मैं क्लास टीचर थी, तो वो बोलते हैं मैम आपने यही बात हम लोगों को भी बोली थी लास्ट ईयर, ओके, कि मेरे पहले वाले बच्चे बहुत अच्छे थे, तुम लोग बुरे हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, मुझे थोड़ा डील करने में प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ बच्चे समझ जाते हैं कि मैं माइंड गेम से थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ उस चीज़ को। एक्चुअली में मुझे गुस्सा आता है, मुझे लगता है शायद मैं अगर इन बच्चों को ऐसी बातें बोलूँगी
तो उन्हें हर्ट होने के बाद उस चीज़ को सुधार करने का मौका मिलेगा। तो मैं ऐसा कुछ बोल जाती हूँ स्कोल्ड करने के दौरान, जो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए। तो बट मुझे डाँटने की थोड़ी आदत है, मैं गुस्सा हो जाती हूँ, बट मारती नहीं कभी। गोड्डा के ऐसे क्रिएटर जो गोड्डा का नाम रोशन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली देयर वाज़ अ बॉय नेम अनजान प्रीतम। अनजान प्रीतम को एक और बंदा है जो कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कॉपी भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आई थिंक सो दैट इफ ही इज़ डूइंग द सेम थिंग, अगर कोई कॉपी भी कर रहा है और कैमरा के सामने भी कर रहा है, तो वो अच्छा काम तो कर रहा है। लोगों का कहना है क्या कि समबडी इज़ डूइंग दिस फॉर द व्यूज़ एंड लाइक्स, ओके। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई कैमरा के सामने भी कर रहा है, तो वो काम तो अच्छा कर रहा है ना। अगर ऐसे काम में अगर किसी के 4 लोगों का बेनिफिट हो रहा है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इंस्टेड ऑफ कैमरा के आगे भी हो रहा है तो क्या ही दिक्कत है? बिल्कुल, बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन अ रूम, स्टॉप कमेंटिंग कि आप रूम में बैठ के कहीं कमेंट कर रहे हो। कुछ करो, इससे बेटर है कि आप भी कैमरा लेके निकलो, आप भी 4 लोगों की मदद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कर तो रहा है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ रियली डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। और जो उन्होंने स्टार्ट किया था गोड्डा में एक बहुत ही इनिशियल स्टेज पे, जहाँ मुझे लगता है कि वो हमारे गोड्डा के हैं भी नहीं, बाहर के हैं। और ऐसे में एक परदेश का हो के आप यहाँ आके लोगों की मदद कर रहे हो और आप इतने ऊँचे पड़ाव पे जा रहे हो, जहाँ लोगों को जो भी नीड है रिलेटेड टू एजुकेशन, वो आप उनको प्रोवाइड करा रहे हो। बच्चों को अगर स्कूल शूज़ चाहिए, ड्रेसेस चाहिए, विंटर कलेक्शन चाहिए और बुक्स चाहिए, तो आप वो सब कुछ उनको प्रोवाइड करा रहे हो। तो ही इज़ रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब, जहाँ पे कि आप खुद एक वैसे स्टेज पे हो जहाँ पे कि मुझे लगता है कि आप ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, स्टिल यू हैव दैट कैपेसिटी कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो और कर रहे हो। और मैं आपको सच बताऊँ तो सारे यूथ्स और सारे बच्चे उनके फ़ैन हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं सही मायने में। जो नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी उनके फ़ैन हैं। क्यों क्यों क्यों? आखिर उस बंदे में कुछ तो है ना। ही इज़ अ वेरी प्योर हार्ट पर्सन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। क्योंकि उस बंदे में कभी आप मिलोगे अगर पर्सनली, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतना फॉलोअर्स है, लोग इतना प्यार करते हैं, लोग चाहते हैं कि बस एक बार एक मीटअप हो जाए, फोटो मिल जाए, ऐसा। मतलब अभी तो बहुत छोटे तबके से उन्होंने स्टार्ट किया है, बट स्टिल अगर आप मिलोगे तो यू विल फील दैट इज वेरी डाउन टू अर्थ। कोई भी ईगो नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं उस बंदे में। और वो कहीं भी पहुंच जाता, दूर कस्बों में, गांव में, कहीं भी किसी को भी बुक प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है उस बंदे में। गोड्डा के कुछ क्रिएटर्स और भी जिनका आपको वर्क अच्छा हम्म। लगता है, उनका क्या क्या आपको अच्छा लगता है, कौन कौन है? बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बच्ची में है सनाया व्लॉग्स करके, वो लड़की बहुत अच्छा करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की एकदम छोटी सी बच्ची है सनाया, और वो इतना अच्छा, आप देखोगे इंडिपेंडेंस डे पे भी लोगों को, वोट के टाइम में भी लोगों को बहुत जागरूक करने का कोशिश करती है। जिसके अंदर अवेयरनेस नहीं है, वो अवेयरनेस फैलाने का भी कोशिश करती है। और एक छोटी सी बच्ची होके इतना बड़ा मतलब इनिशिएटिव लेना बहुत बड़ी बात है। सेकेंड थिंग इज कि देयर इज अ गाय नेम संगम। और ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। कुछ तो हैं लेकिन अभी हमारे फ्रेंड जोन में थे, बट इस इलेक्शन की वजह से हमारे फ्रेंड जोन से बाहर हो गए हैं। तो क्योंकि अब देखिए, अपना अपना होता है सबका व्यू कि मेरा ओपिनियन है कि अब मैं किसको सपोर्ट कर रही हूँ, किसको नहीं सपोर्ट कर रही हूँ, उसमें आप एज अ डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते किसी के बीच में। लेकिन ऐसे क्रिएटर्स भी थे जिन्होंने कि बहुत अच्छा किया लाइफ में, और अगर वो हमारे भी बीच फ्रेंड होते तो शायद मैं नाम भी लेती। बट अभी ऐसे संगम ब्लॉग्स भी हैं, अच्छे अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। और आपका नैन्सी नाइक भी है, शी इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पे भी अच्छा कर रहे हैं। और हमारे, अगर आप ऐसे क्रिएटर्स की बात करोगे तो फिर अलग है, चैनल्स की बात करोगे तो बीएमएस भी अच्छा कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो लोगों के अंदर रिवॉल्यूशन लाने का कोशिश कर रहे हैं, और गोड्डा को एक ऐसे लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां उन्होंने एक छोटे टाउन के हिसाब से उस तरह का कुछ नहीं देखा था। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है ना, होली इवेंट हो रहा है, डांडिया नाइट्स हो रहा है, ये क्रिएटर्स का ही दिया हुआ है यहाँ पे गोड्डा को। और मुझे ऐसा लगता है सारे क्रिएटर्स ने ही ऐसा मिलकर एक सोचा कि हम ऐसा कुछ लाएंगे गोड्डा में जो अलग सा रिवॉल्यूशन लेके आएगा। और बहुत चेंजेस दिख रहा है मुझे इन सब की वजह से गोड्डा में। आप देखो, अभी सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशन आया है अगर गोड्डा में, तो आया है अभी मेकअप वाले उस पे, जिसमें हर डे क्लासेस हो रहा है, कभी इसमें तो कभी उसमें तो कभी इसमें। आई वुड नॉट टेक द नेम, बट एवरीवेयर आप देखोगे कि हर जगह क्लासेस चल रहा है। वो भी कहाँ, क्रैश कोर्सेज चल रहा है। क्रैश कोर्सेज में पैसे भी बहुत है, जिसको पैसे कमाने का रुझान है, तो आप देखोगे कि ये जो है अभी रिवॉल्यूशन लेके आया है। छोटे से गाँव में क्या होता है कि लोग इनिशियल स्टेज पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये ऐसा चीज है जो लाइफ टाइम कभी खत्म नहीं होगा।
क्योंकि गर्ल्स लव टू डू मेकअप, वो उन्हीं के लिए बनाया ही गया। गुड्डा नाम सुनकर आपके मन में क्या आता है? गुड्डा से पहले मुझे बिल्कुल प्यार नहीं था, जो बात सच है मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ भी दिखावा करूँ कि आई हैव टू बी अ गुड ऑलवेज, कि मैं गुड्डा नाम लेके मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कभी नहीं रहना है गुड्डा में, ठीक है। और ये बात मैं कर रही हूँ 2009 या 8 की, जब आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर, ओके। उस टाइम में क्या हुआ था कि मैं अपनी ग्रैंड मदर को यहाँ से बाहर लेके गई थी, बहुत बाहर ले जाने के बाद भी उनको बचा नहीं पाई मैं। और जब मैं बाहर लेके गई थी तो मेरी ग्रैंड मदर्स के और भी कुछ जो भी भाई वगैरह थे, उनको रास्ते में एम्बुलेंस में उनकी डेथ हो गई। मुझे गोड्डा तब नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि ना तो यहाँ पे ITI कॉलेज था, ना डिप्लोमा कॉलेज था। कुछ भी पढ़ना हो आपको बाहर जाना पड़ेगा। अभी भी यहाँ मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है। अच्छी पढ़ाई के लिए लोगों को अभी आज भी बाहर जाना पड़ रहा है। आप देखिए कि स्कूलिंग के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल्स में कहीं भी डॉक्टर रेफर करते हैं तो उस इंसान को एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स लग जाता है एक ऐसे जगह पे जाने के लिए जहाँ पे उसका अच्छा इलाज हो सके। इनिशियल लास्ट ईयर अभी मैंने अपने ग्रैंडफादर को खोया है, और आई लॉस द जेम ऑफ माई लाइफ, ओके। एंड उनके साथ भी यही हुआ था, उनको रेफर किया गया था रांची, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम ड्यूरेशन उनका जो हार्ट था उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था। तो टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए वी चूज आसनसोल कि 8 आवर्स लगेगा एंड वी विल रीच देयर, ओके। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई एंड वी लॉस्ट हिम, ओके। तो मुझे इस चीज़ को लेके बहुत गुस्सा आता है, और मैं बहुत बार इस बात को अपने घर पे बोल चुकी हूँ, अपने भाइयों से, अपने सिबलिंग से, आई डोंट वांट टू बी हियर, ठीक है। मतलब अर्लियर मैंने ऐसा ये सब बातें करी है, लेकिन अब जो है ना, अब ये गोड्डा बहुत ज़्यादा चेंज लेके आया है। आप देखिए यहाँ पे एक लाइफ केयर हॉस्पिटल है, डॉक्टर नरेंद्र जी हैं, डॉक्टर रविशंकर जी हैं, डॉक्टर राजन है। अगर आप बात करें डेंटिस्ट की तो डॉक्टर वाचस्पति झा जो MDS हैं, सबसे गोड्डा में सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। उसके बाद फिर मुझे लगता है मेडिकल फील्ड में भी अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और एजुकेशन फील्ड में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन भी बहुत रिवॉल्यूशन लेके आया है, ऐसे बहुत सारे टीचर्स आ गए हैं हमारे यहाँ पे जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो गोड्डा अब बहुत एक डिकेड में बहुत चेंजेस आया है गोड्डा में, और आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम द पीपल ऑफ गोड्डा, सिटीजन ऑफ गोड्डा। मेरा यहाँ जन्म हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं गोड्डा की रहने वाली हूँ, और सच पूछो तो अब यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है मेरा यहाँ, 3.5 साल ही हुए हैं। आफ्टर अ डिकेड मैं गोड्डा आई हूँ 10 साल के बाद, और अब गोड्डा बहुत चेंजेस में है, डेवलपमेंट पे है और डेवलप्ड है, और अच्छा लगता है मुझे यहाँ रहना, और मैं चाहूँगी कि ताम मैं यहाँ रहूँ। तो मैम आप हमारे पॉडकास्ट में आए थे, तो आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट में? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, लिटरली यू गाइज आर डूइंग रियली वेरी ग्रेट जॉब। राघव सर और श्रद्धा मैम, बोथ ऑफ यू आर कोलैबोरेटिंग ईच अदर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसे जगह पर इन अ वेरी स्मॉल टाउन इफ़ यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब, एक ऐसा इनिशिएटिव लेना कि आप स्टार्टिंग में ही इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हो जिसमें कि लोग आ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। बिकॉज नाउ डेज हम ये सोचते भी नहीं है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या ओपिनियन है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर इफ़ यू आर एडमायरिंग अनदर पीपल्स ओपिनियन, तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप, और आई विश बोथ ऑफ यू वेरी गुड लक कि आप बहुत आगे जाओ, और एक दिन सेलिब्रिटीज़ का, पॉलिटिशियन का पॉडकास्ट करो, जो कि ऐसा लगे कि नहीं आपको पूरा गोड्डा ही नहीं बल्कि स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे लोग जाने। तो जैसे क्या है ना, ये हमारे जो राघव सर है, श्रद्धा मैम है, वो लाइव पॉडकास्ट करते हैं, और वो होता है ना रैंडम क्वेश्चंस, वैसे पॉडकास्ट करते हैं जहाँ बातों को गिरने नहीं देते हैं। क्या पॉडकास्टिंग होती है, वैसा चैनल है वो। और मुझे ऐसा कभी फील हो कि अरे भाई आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट, ऐसा कि मतलब मैं वहाँ गई थी कभी, आई वॉज द फर्स्ट क्लाइंट, यू कैन से एनीथिंग वॉट एवर, ओके। और ऐसा वो उस लेवल पे पहुंच जाए ना कि मतलब आपका ऑटोग्राफ लेना पड़े मुझे कि भाई टाइम दो, मुझे भी पॉडकास्ट कराना है आपके चैनल पे ताकि लोग जाने। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सच में।